हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस क्लास में, जिसमें हम पक्का संबंध खत्म करेंगे, पक्का रिलेशन वाला हिस्सा खत्म होगा और अगली क्लास से हम लोग पढ़ेंगे फलन। नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। चलिए क्लास को शुरू किया जाए। संबंधों के प्रकार, और आज हम लोग एक और चीज सीखेंगे, संबंधों की संख्या। संबंधों की संख्या, ठीक है। और फिर इस चैप्टर को अपन अंत की तरफ ले जाएंगे, कुछ वेराइटीज ऑफ सवाल करेंगे, एक दो छोटे छोटे और संबंधों के प्रकार होते हैं उनको देखेंगे और फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कैसे हैं सभी लोग? मुशर्रफ, रामू, प्रीतम, सिमरन, अविनाश, विशाल, अरविंद, प्रियंका, अमन, रितेश, सागर, सोम प्रकाश, स्नेहा, तान्या, पीयूष, आरोही, सत्येंद्र, लखन, राध्या, अविनाश, आयुष, आकाश। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। मैं ठीक हूं बेटा, आप लोग कैसे हैं? वेरी गुड। तो रैपिड फायर कर लिया? क्या रैपिड फायर कर लिया है हमने? रैपिड फायर। अब मैं एक और इनोवेशन ला रहा हूं, मैं नई नई चीजें जोड़ता रहता हूं जिससे हमारी पढ़ाई और बेहतर होती चली जाए। जैसे ही फलन वाला हिस्सा स्टार्ट होगा, एक और एड ऑन हम लोग करेंगे, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब मैं कर दूंगा उसी के बाद बताऊंगा। नहीं तो तुम लोग हल्ला करने लग जाते हो कि ओहो हो, हमें तो मिला ही नहीं, आपने तो बोला था, फिर ऐसा तो हुआ ही नहीं, अब मैं क्या करूं? ऐसी ऐसी बातें होने लग जाती हैं। तो ऐसी बातें ना हो इसलिए हम लोग करने वाले हैं, थोड़ा इंतजार। ठीक है सर, मेरे पास रैपिड फायर नहीं आता। रैपिड फायर किसी के पास नहीं आता है, सबको रैपिड फायर के पास जाना पड़ता है। समझ गए बात को? तुम्हारे पास रैपिड फायर चल के नहीं आएगा और ये नहीं कहेगा कि अरे सुनो, देखो मैं आ गया हूँ, चलो मुझे सॉल्व करो। ऐसा नहीं होगा, तुम्हें रैपिड फायर के पास जाना होगा, है ना। और रैपिड फायर के पास जाने के जो तरीके हैं वो मैंने तुम्हें बता ही दिए हैं। दो तरीके हैं। फिजिक्स वाला आपकी जो ऐप है उसके अंदर आप, जो आपका बैच है लक्ष्य जेईई हिंदी, इसमें जाएंगे, इसमें ये ऑल क्लासेस पर जाएंगे, इसमें ऊपर डिस्क्रिप्शन, ऑल क्लासेस, इन्फिनिटी लर्निंग, टेस्ट, ऐसी चीज़ें लिखी हुई होती है ना। इन्फिनिटी लर्निंग लिखा होगा कहीं पे, उसके पास में टेस्ट लिखा होगा, और थोड़ा सा ऐसे सरकाओगे तो साइड में कम्युनिटी लिखा होगा, जिसके पास में कैसी नीली बिंदी चमकती रहती है। इस कम्युनिटी पे क्लिक करोगे, एक नए पेज पे तुम चले जाओगे, वहाँ पर तुम्हें दिखाई देगा लक्ष्य जेई हिंदी। फिर ऊपर ये जो नया पेज होगा ना, इसके साइड में ऐसी 3 लाइन होगी, इन 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे 2 चीज़ें दिखाई देती है। क्या क्या? स्टूडेंट पोर्टल, शायद ऐसा कुछ नाम से है, और टीचर्स फीड। ये जो टीचर्स फीड है, यहाँ पर मैं जाकर पोस्ट करता हूँ। ठीक है, छोटी सी चीज़, छोटी सी चीज़। अब अगर किसी को ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो दूसरा रास्ता है टेलीग्राम। टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम है अपना, ABS सर PW, है ना। मेरा फोटो दिखाई देगा तुम्हें वहाँ पर। यहाँ पर भी डेली चीज़ें, डेली रैपिड फायर पोस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर ऐप में ही रहते हुए करना है तो ये तरीका है। जो लोग कम्युनिटी पे एक्सेस कर सकते हैं, कम्युनिटी से उठा लें,
जो वहां से नहीं एक्सेस कर पा रहे हो यहाँ से उठा ले, एकदम सिंपल, लेकिन करो, है ना। उसमें नई नई चीजें मैं जोड़ता जाऊंगा, उसमें माइंड मैप्स डालेंगे, है ना, अपने सारणिक के और आव्यूह के मैंने डाल दिए हैं ऑलरेडी। उसमें और भी चीजें आएंगी, फॉर्मूला शीट्स वगैरह आएंगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और चीजें उसमें डलती रहेंगी, ठीक है। ऑल रैपिड फायर कंप्लीट। रैपिड फायर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रैपिड फायर, जल्दी जल्दी आग लगा दो, है ना। मतलब उसमें 20 सवाल छोटे छोटे से रहते हैं। कल जो क्लास में हमने पढ़ा उसी पे आधारित 20 सवाल। यूं मान लो मुश्किल से तुम्हें 10 मिनट लगने चाहिए, फटाफट फटाफट निपटाओ। 10 मिनट में जब करने लग जाओ, 5 मिनट टारगेट लो, 5 मिनट में निपटाना है। 5 मिनट जब करने लग जाओ, 2 मिनट टारगेट लो, 2 मिनट में निपटाना है, फटाफट। जस्ट अगर तुमने क्लास अटेंड की है तो इट्स लाइक देखा लगाया देखा लगाया देखा लगाया देखा लगाया, फटाफट से हो जाती है, लेकिन करना जरूर है हम लोगों को, ठीक है। वेरी गुड। कितने लोगों ने कर लिया है? 81% लोग करने लग गए हैं, बहुत सुंदर बात है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन ऑफ द डे हमारे दिमाग को दूसरी तरफ विकसित कर रहा है, रैपिड फायर हमें अलग तरह से विकसित करेगा। इन सब चीज़ों पे काम करो। ये मैं बहुत ज़्यादा सोचकर चीज़ें बनाता हूँ, इनोवेशन लेकर आते रहते हैं। तुम लास्ट ईयर वाले बैच में देखोगे कि जो अर्जुना में थे वो, या लास्ट ईयर के जो लक्ष्य के बच्चे हैं, लास्ट ईयर मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे ले आया था, लेकिन रैपिड फायर मैंने इसी साल शुरू किया है, क्योंकि मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि बच्चे अक्सर सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता रहता है कि मैं क्लास के बाद कैसे रिवाइज करूं। बहुत सारे आप में से बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, उनके पास टाइम कम होता है, वो बहुत बार होमवर्क नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप रैपिड फायर कर लोगे तो एटलीस्ट आपका क्लास का रिविजन हो जाएगा और एक फर्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। समझ गए बात को? थोड़ी थोड़ी ज़्यादा देर तक चीज़ें दिमाग में रहेंगी। तो ये सारा इनोवेशन मैं थोड़ा थोड़ा करता रहता हूँ, कुछ कुछ सोचता रहता हूँ कैसे और चीज़ें बेहतर हो सकती है, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ अपन कहानी की शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में संबंधों के प्रकार को हमने शुरू कर दिया था, है ना। अब मैं कुछ बातें कहता हूँ, ध्यान से सुनना, जो पिछली क्लास तक हमने पढ़ ली थी। एक होते हैं रिक्त संबंध जिसमें कुछ नहीं होता, सार्वत्रिक संबंध जिसमें सब कुछ होता है, A क्रॉस B पूरा का पूरा उसमें आ जाता है। फिर थे तत्समक संबंध। तत्समक संबंध वह होते हैं कि प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित हो। तत्समक संबंध वह संबंध होते हैं जिसमें प्रत्येक अवयव स्वयं केवल और केवल स्वयं से संबंधित हो। तत्समक संबंध केवल एक ही समुच्चय पर परिभाषित किए जाते हैं, मतलब पहला समुच्चय से पहले समुच्चय तक की ही बातें की जाती है। फिर दूसरे नंबर पर आता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या कहता है कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए, बाकी दुनिया में जो होता रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम संबंध जो लिखा हुआ है उसमें देख लें कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है या नहीं, मतलब 1,1, 2,2, 3,3 या A, रूप का क्रमित युग्म संबंध का हिस्सा है या नहीं है। और अगर व्यापक रूप में करना है तो हमें क्या करना होता है, A से रिलेटेड है या नहीं है। B की जगह भी A लिख दें तो दी गई शर्त का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ गए? ये होता था स्वतुल्य। फिर आता था सम्मित। सम्मित का सिंपल सा अर्थ है कि अगर सीधा है तो उल्टा भी होना चाहिए। अगर A, B संबंध का हिस्सा है तो B, A भी होना चाहिए। या तो देख के पता कर लो कि हर क्रमित युग्म का उल्टा है कि नहीं है। व्यापक रूप में A, B को हम लोग मानते हैं संबंध का हिस्सा है, उसकी जो शर्त है वो सही मानते हैं और उससे उल्टी वाली शर्त सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अगर उल्टी वाली शर्त सिद्ध कर पाए तो B, A भी संबंध का हिस्सा हो जाता है, नहीं तो वो संबंध सम्मित संबंध नहीं होता है। यहां पर एक और चीज हमने सीखी थी कि किसी चीज को गलत सिद्ध करना हो तो एक उदाहरण काफी है। अगर तुम कोई एक ऐसा क्रमित युग्म ले आओ जो संबंध का हिस्सा है लेकिन उसका उल्टा उस संबंध का हिस्सा नहीं है तो उसे हम कह देंगे कि यह सम्मित संबंध नहीं है। ये थी पिछली से पिछली क्लास की बातें। लास्ट क्लास में हमने एक चीज जोड़ी थी, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या कहता है, यहां पर चाहिए होता है हमें 3 क्रमित युग्म। अगर A, B संबंध का हिस्सा है और B, C संबंध का हिस्सा है तो C, A को भी संबंध का हिस्सा, A, C को भी संबंध का हिस्सा होना पड़ेगा। अगर A, B बिलोंगिंग टू संबंध है, A, B संबंध का हिस्सा है और B, C भी संबंध का हिस्सा है तो A, C को भी संबंध का हिस्सा होना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो ये भी होगा
तभी संक्रामक संबंध कहलाएगा। ए कॉमा बी है एवं बी कॉमा सी है लेकिन ए कॉमा सी नहीं है तो संक्रामक संबंध नहीं होगा। ए कॉमा बी है एवं बी कॉमा सी है लेकिन ए कॉमा सी नहीं है तो संक्रामक संबंध नहीं होगा। फिर से सही सिद्ध करने के लिए हमें सारे क्रमित युग्मों की जांच करनी पड़ती है, या फिर व्यापक रूप में करना हो तो ये भी मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, और इन दो मानी हुई चीजों की सहायता से इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ए और बी में संबंध क्या है उसको स्थापित कर देते हैं, बी और सी में संबंध क्या है उसे स्थापित कर देते हैं, और इन दोनों की सहायता से इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो संक्रामक संबंध है, नहीं तो फिर एक गलत उदाहरण काफी है, एक गलत उदाहरण काफी है। क्लियर है क्या ये बात? बोलो कितने लोगों को यहां तक की बातें पता है? पूरा का पूरा अभी तक का कहानी मैंने सुना दिया, और हर बच्चे को ऐसे कहानी याद होनी चाहिए। हर चैप्टर को कहानी की तरह याद कर लो कि हमने ऐसा किया था, फिर ऐसा किया था, फिर एक दिन ऐसा हुआ, फिर ऐसी चीज आई तो हमने ऐसा कर दिया, फिर वैसी चीज आई तो हमने वैसा कर दिया। कहानी के रूप में याद करोगे, एक बढ़िया चीज, बढ़िया आइडिया आ रहा है मुझे। हर चैप्टर को कहानी में बदल लेना। लेट्स सी, इस पर मैं काम करना स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं कब तक कर पाते हैं, देखते हैं कब तक कर पाते हैं। पीस पीस है भाई, पीस है भाई, पीस है भाई, पीस। होमवर्क डिस्कशन, बस होमवर्क पे आ ही रहे हैं, रिकैप हो गया, अब होमवर्क ही करेंगे। %97.93%। अब आ जाते हैं अपन होमवर्क पर। हाँ, एक तो ये होमवर्क दिया था मैंने, क्या आंसर आया इसका? जो लोग करके आए हैं बस वही उत्तर देंगे, बाकी तो बैठे रहो। देखो अभी अपन करेंगे तब सीखने की कोशिश करना। जिन बच्चों को समय नहीं मिल पाया कोई बात नहीं, आप अभी सीखें, और जिन बच्चों को समय मिला था उसके बावजूद नहीं किया, अब उनका तो हम क्या कर सकते हैं। उनके लिए तो सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है? अगर एक संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो उसे हम कह देते हैं कि वह तुल्यता संबंध है ना। अब तुल्यता संबंध के लिए हम लोगों को सब कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अगर एकाध गलत सिद्ध कर दो खत्म हो जाएगा। वी विल गो बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। हम एलिमिनेट करते जाएंगे, चीजों को एलिमिनेट करते जाएंगे। यहां पर क्या आंसर आ रहा है? x विभाजित करता है y को, इसका अर्थ होता है x विभाजित करता है y को। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ए, 71%। बहुत सुंदर। सबसे कम D, फिर उससे ज्यादा C, उससे ज्यादा B और सबसे ज्यादा A। तो सबसे पहले मैं D देखता हूं। देखो D में क्या हो रहा है? x इज लेस देन y, है ना। तो यहां पर एकदम सिंपल सी बात कह दें तो ये स्वतुल्य ही नहीं है। स्वतुल्य में क्या करना पड़ेगा अपन को? पहली बात तो ये कि वहां ए और बी में संबंध पता करते थे, ए और बी की जगह एक्स और वाई आ गया। इससे कोई ये नहीं बोलेगा ओहो ए और बी कहां गए, ए और बी की जगह एक्स और वाई आ गए हैं। ठीक है। स्वतुल्य, स्वतुल्य किसको कहा जाता है? जब प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। तो क्या एक्स एक्स से रिलेटेड होगा क्या? क्या एक्स एक्स से छोटा है क्या? तो यही बात गलत हो गई थी। तो जब ये स्वतुल्य ही नहीं है तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये सम्मित भी नहीं है पर संक्रामक ये है। अगर इसके लिए सम्मित की बात करूं मैं, क्योंकि अभी तो अपन सीख रहे हैं तो मैं सारी चीजें सिखा देता हूं तुमको। अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं x, y संबंध का हिस्सा है, और इससे ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि देखो y, x भी संबंध का हिस्सा है या नहीं है। तो हम सिंपल सा बोल देते हैं कि पहला अवयव दूसरे अवयव से छोटा होना चाहिए। मतलब 1, 3 तो संबंध का हिस्सा है,
लेकिन 3,1 तो संबंध का हिस्सा नहीं है, क्योंकि पहला अवयव दूसरे अवयव से छोटा है तो ये संबंध का हिस्सा होगा। लेकिन इसका उल्टा 3,1 तो संबंध का हिस्सा नहीं होगा। तीसरे नंबर पर आते हैं, x रिलेटेड टू y, ये मान लेते हैं अपन, एवं y रिलेटेड टू z, ये भी मान लेते हैं, और ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि x z से रिलेटेड है या नहीं। अगर x y से रिलेटेड है तो मतलब x y से छोटा होगा, x y से छोटा होगा, और y z से रिलेटेड है तो y z से छोटा होगा। तो x y से छोटा है और y z से छोटा है, तो क्या अपन ये बोल सकते हैं कि क्या x z से छोटा होगा? बिल्कुल होगा। ये संख्या इससे छोटी और ये संख्या इससे छोटी, तो पहली संख्या तीसरी से तो छोटी हो जाएगी, पहली दूसरी से छोटी, दूसरी तीसरी से छोटी, तो पहली तीसरी से छोटी हो जाएगी, x लेस देन z हो जाएगा, अर्थात x z से संबंधित है। तो इसके बारे में कहें तो ये स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, लेकिन ये संक्रामक है। ये हुआ D। कौन सा वाला हुआ? D वाला। कितने लोगों को D वाला क्लियर है? वैसे तो 2% लोगों ने, मतलब ये क्लियर ही होगा, अब इस पे तो अपन सवाल नहीं ही पूछते हैं, है ना। सी वाला तो मल्टीपल टाइम कर चुके हैं अपन, है ना। सी वाले की बात करें, स्वतुल्य, तो क्या प्रत्येक अवयव स्वयं को विभाजित करता है ना। तो ये होगा x x x x को विभाजित करता है। ये सवाल अपन कर चुके हैं, है ना। इसी तरह से सम्मित में बात करें तो एक गलत उदाहरण है अपने पास। ये कब माना जाएगा? जब x विभाजित करता है y को। तो एकदम सिंपल सा उदाहरण है कि 2,4 इस संबंध का हिस्सा है, लेकिन 4,2 इस संबंध का हिस्सा नहीं है। 2 विभाजित करता है 4 को, लेकिन 4 2 को विभाजित नहीं करता है। और संक्रामक में तो जनरल तरीके से जाते ही हैं अपन कि भाई x y को विभाजित करता है, मतलब y बटा x लिखने पर कोई प्राकृत संख्या आएगी, है ना, एवं y z को विभाजित करता है, मतलब z बटा y लिखने पर भी एक प्राकृत संख्या आएगी। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा z बटा x, जो कि हो जाएगा n1 गुणा n2, वो भी एक प्राकृत संख्या हो जाएगी। इसका अर्थ है कि x जो है वो भी z से रिलेटेड होगा। तो ये भी हो गया अपना स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य है, सम्मित और संक्रामक नहीं है। ये स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है। ये हो गया दूसरा। बोलो, ये 2 चीजें क्लियर है क्या? पहले दो, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। फटाफट 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 बताओ भैया, पिछली चीजें ही चल रही है, इतना डिटेल में होमवर्क मैं करवा रहा हूं। ठीक है, अब करवा देते हैं। अभी तो ये सब किए हुए हैं, है ना, ये भी किया हुआ है। ये बड़ा वाला हो गया, बस वही चीजें इसमें बराबर आ गया। तो ये स्वतुल्य, प्रत्येक अवयव स्वयं से बड़ा या बराबर तो होता ही है, तो ये स्वतुल्य होगा। सम्मित की बात करें तो फिर इसमें क्या है कि 3,2 तो इस संबंध का हिस्सा है, लेकिन 2,3 इस संबंध का हिस्सा नहीं है, क्योंकि 2 3 से बड़ा नहीं है। ठीक है। और संक्रामक की बात करें तो भाई अगर x y से बड़ा है और y z से बड़ा है तो ऑब्वियसली x z से बड़ा होगा। तो फिर से ये भी स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है और संक्रामक है। 93%, वेरी गुड भाई, आंसर तो ज्यादा लोगों ने दिया था, है ना। ये वाला भी क्लियर हो गया। इसमें क्या क्या हो जाएगा? ये स्वतुल्य है और संक्रामक है। ये वाला कौन कौन सा था? ये था अपना केवल संक्रामक। ये वाला कौन सा था? स्वतुल्य और संक्रामक। अब पहला वाला जो है वो तीनों हो जाएगा, क्योंकि x क्या x से रिलेटेड है, तो तुम कहोगे क्या x स्क्वायर के बराबर होता है? बिल्कुल है। दूसरा, सम्मित, x y से रिलेटेड मान लेते हैं, x y से रिलेटेड मान लेते हैं। अगर x y से रिलेटेड है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा, और अगर ऐसा है x स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर है तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर भी होगा।
और वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर है तो वाई रिलेटेड टू एक्स भी होगा। तीसरी चीज, मान लेते हैं एक्स वाई से रिलेटेड है एवं वाई जेड से रिलेटेड है। जो भैया घर से करके आए होंगे उन्हीं को ये चीजें चमक रही होंगी, या एटलीस्ट पिछली क्लास में जो एक्टिव होंगे। घर पे नहीं भी किया है तो पिछली क्लास में एक्टिव थे या नहीं थे। एक्स वाई से रिलेटेड है मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के बराबर है, तो पक्का एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर के बराबर होगा। और एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर के बराबर है तो मतलब एक्स भी जेड से रिलेटेड है, तो ये स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। इसीलिए हम कह देंगे कि ये तुल्यता संबंध है, ये तुल्यता संबंध है। क्लियर है? बोलो डन। फास्ट सर, होमवर्क है। वेरी गुड गोली देवी, बिल्कुल एकदम फास्ट ही चलेंगे अपन, चिंता ना करो। रियल नंबर के लिए तो सही है, सभी संख्याओं के लिए सही है। %95 कूल। चलो अगला, बताओ क्या आंसर आया इसका। स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है या तुल्यता है? मतलब अगर चारों हैं तो तुल्यता बोल देना, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि सर हम ए बी सी सब लगाया हमने। केवल स्वतुल्य, केवल सम्मित, केवल संक्रामक, या एक स्वतुल्य है, सम्मित है, शायद मल्टीपल करेक्ट दिया जाना चाहिए था क्या? मतलब हो सकता है कि मल्टीपल करेक्ट आंसर हो, लेकिन मैंने सिंगल करेक्ट दे दिया है, मतलब सिंगल करेक्ट ही आंसर होगा। फटाफट 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 फटाफट। And the correct answer is B, केवल सम्मित है। 64%। कुछ लोगों ने लिखा है स्वतुल्य है, कुछ लोगों ने लिखा है सम्मित है, कुछ लोगों ने लिखा है संक्रामक है, और कुछ लोगों ने तुल्यता इसको बोला है। किस पर परिभाषित है ये? देखो कैसे स्वतुल्य नहीं है ये। क्या अगर मैं x और y को कहां से लेना है, x और y इस समुच्चय से आने चाहिए, x और y का योग 5 होना चाहिए। अगर मैं 1,1 देखूं तो 1,1 तो इस संबंध का हिस्सा है ही नहीं, क्योंकि 1 + 1 तो 5 होता ही नहीं है, तो स्वतुल्य तो बिल्कुल एकदम देखते ही रिजेक्ट हो जाता। अगर एक उदाहरण भी हमें ऐसा मिल गया जो इसको संतुष्ट नहीं करता तो ये स्वतुल्य नहीं है। सम्मित की बात करें तो यहां पर हो जाएगा। कैसे? माना x y से रिलेटेड है, इसका क्या अर्थ है कि x + y = 5 होगा। अब अगर x + y = 5 है तो y + x भी 5 होगा, और y + x भी 5 है तो y, x भी संबंध का हिस्सा होगा। जब जब x + y = 5 होगा तब तब y + x भी 5 होगा। ऑब्वियसली अगर x और y का योग 5 आ रहा है तो ही वो क्रमित युग्म इस संबंध में होंगे, और जब जब x, y का योग 5 आ रहा होगा और वो क्रमित युग्म इस संबंध में होगा तो उसका उल्टा यानी कि y, x का योग भी 5 आ रहा होगा और वो भी इस क्रमित युग्म का हिस्सा होगा। अब आते हैं संक्रामक पर। संक्रामक, क्या कोई गलत उदाहरण तुम बता सकते हो? अगर गलत उदाहरण पता चल जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है ना। तो एकदम सिंपल सा उदाहरण है कि 2,3 इस संबंध का हिस्सा है एवं 3,2 भी इस संबंध का हिस्सा है। देखो 2 + 3 5, 3 + 2 5, लेकिन इसका पहला और इसका पहला ले लें, मतलब इसका दूसरा ले लें, तो ये तो इस संबंध का हिस्सा नहीं है।
यहाँ पर अपन बोल सकते हैं 2 + 3 = 5 है और 3 + 2 = भी 5 है, लेकिन 2 + 2 = तो 5 नहीं है, तो ये संक्रामक ही नहीं है, तो तुल्यता तो हो ही नहीं सकता, सम्मित आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये कितने लोगों ने कर लिया? पिछला वाला समझ में आ गया क्या? पिछला वाला कितने लोगों को समझ में आ गया? अब ये तो बिल्कुल ही फर्जी सवाल हो गया, ये तो देना ही नहीं चाहिए था, ये क्यों ही दे दिया मैंने? ये होमवर्क में दिया भी था या नहीं दिया था? ये मैंने होमवर्क में दिया था क्या? गलत तो नहीं उठा लिया मैंने? क्या नाम है तुम लोगों का? लक्ष्य जेई हिंदी 2027, मैथ्स रिलेशन फंक्शन नोट्स नहीं दिया था ना? तो कौन सा दिया था फिर? ये था, ये था, ये था, ये वाला था। हम्म हाँ, इसका क्या आंसर आया? इसका क्या आंसर आया? PYQs पर आ चुके हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, दिया भी था तो भी, हाँ उसी का हिस्सा है ये वाला। ये वाला A × B 0 या 0 से बड़ा है तो हम कह देंगे कि R1 संबंध का हिस्सा है। R पर दो संबंध R1, R2 इस प्रकार परिभाषित है, ये द्वारा परिभाषित। R1 क्या है? A B से रिलेटेड माना जाएगा संबंध R1 द्वारा यदि AB > 0 है। A B से रिलेटेड माना जाएगा R2 द्वारा यदि A B से बड़ा या बराबर है। हाँ, ये वाला आ गया सर, सब देख लिया आंसर। माइंड मैप्स एंड शॉर्ट नोट्स नहीं मिला, डी है आंसर। टिपोड़े टिपोड़े, देखो टीप टीप के भी आंसर, टीप लिए तो फिर कैसे दे दिए भैया? डी है उत्तर तो, ना ये ना ये, क्या भाई ऐसे कैसे चलेगा वहां? ओ माय गॉड्स। एक संबंध पहला वाला क्या है? देखो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला संबंध है R1। A और B R1 के द्वारा संबंधित माने जाते हैं यदि A और B का गुणा 0 या 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि सबसे पहले स्वतुल्य यहां पर संतुष्ट होता है कि नहीं हो। स्वतुल्य में हमें यह चेक करना है कि A से रिलेटेड है या नहीं। A से रिलेटेड कब माना जाएगा? A × A यानी कि A² 0 से बड़ा या बराबर होगा कि नहीं। ये तो सत्य बात है, ये तो सदैव सत्य है। एक संख्या का वर्ग 0 या 0 से हमेशा बड़ा होता है, न्यूनतम मान वो 0 लेता है। स्वतुल्य सममित, सममित है या नहीं है? सममित में अपन ये मानते हैं कि माना ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, मतलब A × B 0 या 0 से बड़ा होगा। अभी तो क्रम विनिमय होता है, अगर A × B 0 या 0 से बड़ा है तो B × A भी 0 या 0 से बड़ा होगा, अर्थात हम कह देंगे कि B जो है वो भी A से रिलेटेड है, तो ये सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है। अब आ जाते हैं अपन किस पर? संक्रामक पर। संक्रामक में अपन क्या करते हैं, ये मानते हैं कि A B से रिलेटेड है एवं B C से रिलेटेड है, और ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि A C से रिलेटेड है या नहीं। तो क्या क्या माना अपन ने? A B से रिलेटेड है, यानी A × B 0 या 0 से बड़ा होगा एंड B × C 0 या 0 से बड़ा होगा। क्या इसका अर्थ ये है कि A × C भी 0 या 0 से बराबर होगा? बिल्कुल नहीं। कैसे? एक उदाहरण दे देता हूं मैं तुमको।
2,0 इस संबंध का हिस्सा होगा, 2 गुणा 0, एवं 0,3 भी इस संबंध का हिस्सा होगा, लेकिन 2,3 माइनस में ले लेते हैं एक को, -2,0 इस संबंध का हिस्सा होगा। देख लो दोनों का गुणा 0 या 0 से बड़ा आ रहा है, 0,3 भी आ रहा है, लेकिन -2,3 तो इस संबंध का हिस्सा नहीं है। समझ गए बात को? बोलो, क्या ये बात क्लियर है? कौशल कुमार, ABDA, इसका आंसर डी है, ए है, QOTD 1 और 2 बोथ डी। टिपोड़े टिपोड़े टीप टीप के गलत आंसर लगा दिया है। और ये वाला तो अब मुझसे ना ही पूछो तो बेहतर है ना? ये कितनी बार करेंगे, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही करके आए हैं। सम्मित ये नहीं है, 3,1 इसका हिस्सा होगा, लेकिन 1,3 इसका हिस्सा नहीं होगा। स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है और संक्रामक है। A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, तो A C से बड़ा होगा ही। तो ना तो R1 ना ही R2 एक तुल्यता संबंध। कूल। 91, ओ माई गॉड, हाउ इज इट दिस पॉसिबल? माई गॉड, व्हाट इज दिस? ना तो R1, क्या दिक्कत आ गई इसमें? क्या दिक्कत है बताओ मुझे, इस वाले में क्या दिक्कत है बताओ, कोई तो बता दो कि क्या दिक्कत है इसमें, कौन सी चीज समझ में नहीं आई? मुझे तो लग रहा था कि तो बिल्कुल एकदम लल्लू पंजू सा सवाल है, इसमें तो शायद 95, 96, 97% लोग बोल देंगे कि सब कुछ क्लियर है सर। क्या स्वतुल्य क्लियर नहीं है? क्या A, इस संबंध का हिस्सा नहीं होगा? A² किसी भी संख्या का वर्ग 0 या 0 से बड़ा होता है, स्वतुल्य ये है। सम्मित, अगर A गुणा B 0 या 0 से बड़ा है तो उसका रिवर्स B गुणा A भी 0 या 0 से बड़ा होगा, सम्मित भी होगा। संक्रामक, A गुणा B 0 से बड़ा है, B गुणा C 0 से बड़ा है, तो क्या A गुणा C भी 0 से बड़ा होगा? ये बात गलत है। -2 गुणा 0 कितना होगा? 0। यहां पर भी 0, लेकिन -2 गुणा 3 आ जाता -6, जो कि 0 से ना बड़ा है ना बराबर है। क्या दिक्कत आ गई? 30 है सर। R2, R1 थोड़ा और देख लो प्लीज, 2 कहां से आया? देखो, जो बच्चे घर पे नहीं किए हैं ना, वो बिल्कुल हल्ला नहीं करेंगे बीच में, तुम्हें नहीं है हक घर पे। यहाँ पे देखो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर पाए तो कुछ बहुत खराब चीज हो गई, खराब चीज नहीं हुई। तुम ईमानदार थे, तुम्हें सही में समय नहीं मिला, तुम नहीं कर पाए, तो अभी बस सीखो, के बाद खुद से अटेम्प्ट करना। अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ना तो हमने किया किसी भी कारणवश, लेकिन अभी पहली बार में ही मुझे सब कुछ बिना किए सर कर दें और मुझे समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है ना बाबू। खुद से करना पड़ेगा, है ना? 2-2, 3-3 बार नहीं समझाई जा सकती चीजें। ये पिछली क्लास का होमवर्क है। कब आगे बढ़ेंगे अपन बताओ? फिर 5 लेक्चर तो इसमें कर दिए हैं अपन ने, आधा घंटा आज की क्लास का हो गया है, जिसमें अपन अभी तक पिछली क्लास का होमवर्क ही डिस्कस कर रहे हैं। 15 मिनट अपन QOTD कर रहे हैं, फिर कैसे चलेगा? थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को? मैं कोई जल्दीबाजी कभी नहीं दिखाऊंगा, मुझे पता है कि हमें किस स्पीड से चलना है और मैं बिल्कुल सही स्पीड लेके चलूंगा, लेकिन मेरा यह कर्तव्य है कि मैं तुम्हें बीच बीच में यह याद दिलाऊं, जब तुम रास्ते से भटको, कि वापस आओ भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर ऐसी चीजें होंगी तो फिर होमवर्क, है ना, घर पे करना है। नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आज सीख के फिर झट के करेंगे। अभी बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, इन पे समय दें अपन तो अच्छा भी लगेगा। अब जो सवाल 5-5, 7-7 बार कर दिए उसी को फिर से करें, नो, नॉट गुड। इसका क्या आंसर आया? कितने लोगों ने किया? अब इसमें नए टाइप की चीजें हैं तो इसको सीखने में अच्छा लगेगा हम लोगों को। मॉड वॉड आ रहे हैं, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।
क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा और मजा भी आएगा, कोई नई चीज हमें सीखने को मिलेगी, कितना अच्छा लगेगा, 4 नई बात पता चलेगी हम लोगों को। कहाँ वही पुरानी चीजों पे अटके रहेंगे, थोड़ा आगे बढ़ो भाई। थोड़ा आगे बढ़ो। मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 1 स्वतुल्य एवं सम्मित है। पहला वाला सबसे पहले उठाता हूं, ठीक है। मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। अब अगर किसी को सही में सीखना है, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, होमवर्क के सवालों को 2-2 बार नहीं बताया जाए। अगर आप करके आए हो तो आप एक बार में समझो, अगर आप नहीं करके आए हो तो अभी आप सीखो, उसके बाद खुद से करना, ठीक है। क्योंकि जो होमवर्क घर से करके आए होंगे ना, उन्हें एक बार में चमक जाएगा। क्या x x से रिलेटेड है? स्वतुल्य में अपन क्या चेक करते हैं? ये एक अच्छा सवाल है, इस पर समय व्यतीत करेंगे अपन ना तो 4 चीजें नई सीखेंगे। स्वतुल्य में हम चेक करते हैं कि क्या x x से रिलेटेड है। x x से रिलेटेड कब माना जाएगा? जब ये इस शर्त का पालन करेगा। तो क्या इस शर्त का पालन हो रहा है? 0 1 से छोटा आ रहा है क्या? क्या इस शर्त का पालन हो रहा है? ये बात क्या है? ये बात सत्य है। ये बात सत्य है, मतलब x x से रिलेटेड है, यानी कि x, x इस संबंध का हिस्सा है। x, x इस संबंध का हिस्सा है, तो अपन इसको बोल देंगे ये स्वतुल्य है। दूसरे नंबर पर आते हैं, सम्मित है ना। x, x तो इसको संतुष्ट कर रहा है, x, x दोनों बराबर रख दें, 0 आ गया, 0 1 से छोटा होता है, मतलब जब भी दो संख्याएं बराबर होंगी, क्रमित युग्म के दोनों अवयव बराबर होंगे, उनका अंतर शून्य होगा। और अंतर शून्य, हमें क्या चाहिए? अंतर का मापांक 1 से छोटा होना चाहिए। अब अगर दोनों संख्याएं बराबर हो गई तो उनका अंतर तो 0 हो जाएगा, 0 का मापांक 0 हो जाएगा, वो तो 1 से छोटा होगा ही। आते हैं सम्मित पर। सम्मित क्या कहता है कि अगर x y से रिलेटेड है तो y भी x से रिलेटेड होगा या नहीं होगा। अगर ये है तो ये होगा या नहीं होगा। अपन ये बात मानते हैं कि माना x y से रिलेटेड है और ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि y x से रिलेटेड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो x y से रिलेटेड अगर है, मतलब x माइनस वाई का मापांक 1 से छोटा आ रहा है। अब किसी को नहीं पता है तो मैं यहां पर अलग से बता देता हूं कि एक संख्या का मापांक और उस संख्या के ऋणात्मक का मापांक बराबर होता है। ये दोनों चीजें बराबर होती है। धनात्मक संख्या का मापांक, ऋणात्मक संख्या का मापांक सब बराबर होता है, ठीक है। अगर दोनों संख्याएं मान बराबर है, चिन्ह में अलग अलग है, तो उनका मापांक बराबर होता है। यानी कि अगर x माइनस वाई को ऐसा मैं लिख दूं, माइनस ऑफ y माइनस एक्स, तो अगर x में से y को घटाने के बाद मापांक लेने पर एक से छोटी संख्या आ रही है, तो y में से x को घटाने के बाद मापांक लेंगे, y में से x को घटाने के बाद मापांक लेंगे, क्योंकि ऋणात्मक का मापांक उसी के बराबर होता है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स भी 1 से छोटा होगा, अर्थात y भी x से रिलेटेड होगा। ये माना था और इसके मानते हुए ये सिद्ध कर दिया, ये सिद्ध कर दिया। ये माना था, ये सिद्ध कर दिया। माना था x y से संबंधित है और ये सिद्ध कर दिया कि देखो y भी x से संबंधित आ गया, सम्मित भी ये हो गया। अब आते हैं तीसरे और आखिरी पर, संक्रामक।
संक्रामक ये है या नहीं है, संक्रामक ये है या नहीं है। तो संक्रामक में क्या होगा, अपन क्या क्या मानते हैं कि एक्स वाई से रिलेटेड है एवं वाई जेड से रिलेटेड है, और ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि एक्स जेड से रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, तो या तो एक गलत उदाहरण ले आओ, या तो एक गलत उदाहरण ले आओ, तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। अगर गलत उदाहरण आ गया, खत्म हो जाएगा काम। तो गलत उदाहरण मुझे दिख रहा है, बताऊं गलत उदाहरण। 1,2, 2,3, 1,2 संबंध का हिस्सा है, 2,3 संबंध का हिस्सा है, लेकिन 1,3 इस संबंध का हिस्सा नहीं है। 1,2 यानी कि 1 - 2 -1, -1 का मापांक 1 ही होता है और 1 1 से छोटा ही होता है। अगर किसी को नेगेटिव में दिक्कतें आती हो तो वो ये ले ले, 2,1 इस संबंध का हिस्सा है, 1,0 इस संबंध का हिस्सा है, लेकिन 2,0 इस संबंध का हिस्सा नहीं है। 2 - 1 ये हो जाएगा 1, 1 का मापांक 1 से छोटा या बराबर है। 1,0 ये हो जाएगा 1, 1 का मापांक 1 से छोटा या बराबर है, लेकिन 2 - 0 इसका मापांक आ जाएगा 2 का मापांक, ये 1 से छोटा या बराबर नहीं है। अतः यह स्वतुल्य है। सही आंसर है इसका डी। 27% लोगों ने डी लगाया है। स्वतुल्य एवं सम्मित है। सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? ये बात सही है, तो ये उत्तर नहीं होगा। इसी तरह से बाकी सारे भी हमें चेक करने हैं। कितने लोगों को ये वाला समझ में आ गया है? और क्या गलती हुई होगी? ये सवाल पढ़ने में गलती हुई होगी। सही नहीं है, लोगों ने सही लगा दिया। क्लियर है क्या, बताओ? यस सर। हाँ, फास्ट चलिए। अब एक काम करते हैं, 93%। ये बाकी 3 ऑप्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। ऑलरेडी 45 मिनट हो चुके हैं एंड दिस इज नॉट गुड। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में किए जाएंगे। जिन्होंने कर लिया है सुंदर बात है, नहीं किया है करके आना। 3 ऑप्शन नेक्स्ट क्लास के। अभी फिलहाल आगे बढ़ता हूं मैं और कुछ और सवाल तुमसे पूछता हूं। थोड़ा वैरायटी लाते हैं, नए तरह के सवाल पूछते हैं। ठीक है, ये ऐसे वाले सवाल अब तुम कर पाओगे। ठीक है, एक दो नए टाइप के सवाल पूछता हूं। नए टाइप के सवालों में सबसे पहला सवाल है कि माना समुच्च ए समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। एवं क्या है? त्रिभुज। एक समतल में जितने त्रिभुज थे ना, अभी तक हम क्या उठा के लाते थे? संख्याएं उठा के लाते थे, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक या अल्फाबेट्स ले आते थे, ABCD इस टाइप की बातें करते थे।
इस बार मैंने त्रिभुजों का समुच्चय बना डाला। किसका समुच्चय बना डाला? त्रिभुजों का समुच्चय। जितने संभव त्रिभुज बना सकते हैं उन सभी को हमने एक समुच्चय में रख दिया, उसका नाम रख दिया ए, है ना। और हमने क्या कहा कि एवं आर ए पर परिभाषित, आर ए पर परिभाषित समुच्चय, समुच्चय नहीं, संबंध इस प्रकार है कि R इज इक्वल टू ए कॉमा बी, जहां पहला अवयव दूसरा अवयव दोनों त्रिभुज है और ए बी के सर्वांग सम है, तो R होगा। R कैसा होगा? स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तुल्यता। स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तुल्यता। मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। करो मल्टीपल चॉइस, और मेरे हिसाब से 90 सेकेंड काफी होंगे। 90 सेकेंड वुड बी सफिशिएंट। करो फटाफट 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 फटाफट। बोलो। ए बी सी डी। यहां बातें करते हैं तो सर्वांग सम क्या होता है, संबंध का अर्थ क्या है, तीनों होंगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आंसर। ऑप्शन बी प्लीज करवा दीजिएगा। सम्मित वाला थोड़ा समझ नहीं आया, बट सर ऑप्शन ए में तो संकुल पूछा ही नहीं था। संकुल नहीं पूछा था लेकिन चेक तो करना पड़ेगा। हाँ मतलब ठीक है, मतलब कर लिया अपन ने, देखा जाए तो जरूरत नहीं थी। बस सम्मित और स्वतुल्य के बारे में ही बात कर सकते। क्या 4,4 संक्रामक है? बिस्मिल्लाह, अगस्त वाली पॉइंट में माइनस कहाँ चला गया? -3 को बाहर निकालने पे +3 आता है। क्यों? क्योंकि मापांक है ये, नंबर लेकर नहीं आ रहा है सम्मित। बताओ कौन सा उदाहरण है जिससे नहीं आ रहा? कौन सा उदाहरण में नहीं आ रहा है बताओ? कौन सा एक मुझे गलत उदाहरण बताओ, फिर मैं बताऊंगा तुमको कि क्यों वो गलत है। ठीक है, अगर सम्मित में -a और b ले लें तो फिर संख्या 0 से छोटी हो जाएगी। नहीं, मापांक है ना। बताओ, तुम उदाहरण लेके बताओ, ऐसे हवा में बातें ना करें जनाब, ना करें। मल्टीपल करेक्ट है। मल्टीपल, कितने पल? मल्टीपल, कितने पल? मल्टीपल। And the correct answer is A, B, C, D. अब जिन लोगों को ये नहीं पता है सर्वांग सम त्रिभुज किसे कहते हैं, यहां पर कैसी सिचुएशन थी? यहां पर ऐसी सिचुएशन थी कि एक समतल में जितने त्रिभुज हो सकते हैं वो सारे अपन ने बना डाले और सबके सब एक समुच्चय में लाकर रख दिए, है ना। जितने बना सकते हो ऐसे अनंत त्रिभुज है, त्रिभुज ही त्रिभुज। जैसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है वैसे ही एक त्रिभुजों का समुच्चय था। सर्वांग सम क्या होता है? कितने लोगों को पता है सर्वांग सम क्या होता है? दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं नहीं होते हैं, ये बातें कितने लोगों को पता है? संक्रामक वाले में गलत एग्जाम्पल ऑब्जर्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्या करूं? प्रैक्टिस राहुल बेटा, प्रैक्टिस, और कोई उपाय ही नहीं।
अबे गलत तो हमें ढूंढना है, और ढूंढना है तो सवाल से सवाल पे वेरी करेगा। सर्वांग सम क्या होता है? कितने लोगों को पता है सर्वांग सम क्या होता है? यस सर, पता। सर्वांग सम 40 लाख साल पहले पढ़ा था हमने, थोड़ा पता है, 9th में। समरूप त्रिभुज पता है क्या होते हैं? ऐसे एस, वो सब समरूप में होते थे ना। SAS, ट्रिपल एस, RHS। 80% लोगों को पता है। दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कहा जाता है यदि उनकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर हैं। अगर ये एक त्रिभुज है, इसी का डुप्लीकेट मार दिया जाए, ये इसके सर्वांगसम कहलाता। त्रिभुजों की भाषा में दो त्रिभुज अगर बराबर हैं वो सर्वांगसम हो जाता। ये ये सर्वांगसम है। अब सर्वांगसम का मतलब तीनों भुजाएं भी बराबर हैं, तीनों कोण भी बराबर है। अब यहाँ पे हमको चेक करना है सबसे पहले स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या चेक करना होता है हमें कि क्या ए से रिलेटेड है या नहीं है। मतलब एक त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होगा या नहीं होगा? तो होगा ना। अगर दोनों त्रिभुज समान हो गए तो दोनों त्रिभुज की सारी भुजाएं समान, सारे कोण समान, तो वो सर्वांगसम होंगे। फिर आ जाते हैं अपन कि यदि ए बी के सर्वांगसम है, यदि ए बी के सर्वांगसम है मतलब अगर ए बी से रिलेटेड है, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं, तो भाई उल्टा भी होगा ही, तो फिर तो बी भी ए के से बराबर होगा। अगर पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम है तो दूसरा त्रिभुज भी पहले त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। जब जब पहला दूसरे के सर्वांगसम है, दूसरा भी पहले के सर्वांगसम होगा। और इसी तरह से संक्रामक में भी होगा कि अगर पहला दूसरे के बिल्कुल बराबर है, दूसरा तीसरे के बिल्कुल बराबर है, तो भाई पहला भी तीसरे के बराबर होगा ना। अगर पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम है, दूसरा त्रिभुज तीसरे त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो भाई पहला त्रिभुज भी तीसरे त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। और तीनों हो गए तो तुल्यता होगा ही होगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? एक और सवाल दूं क्या फिर? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? जब त्रिभुज के सभी भुजा समान हो, सभी कोण समान हो, भुजा समान होंगी, कोण अपने आप समान हो जाएंगे। तीनों भुजाएं समान होंगी तो तीनों कोण अपने आप समान हो जाएंगे। यस, नो, क्लियर? नाइन्टी फोर। चलो, वेरी गुड। अब एक और सवाल करते हैं, ये वाला करो। परपेंडिकुलर ए और L1 और L2 रेखाएं हैं। माना किसी तल में स्थित सभी सरल रेखाओं के समुच्चय L को निरूपित किया जाता है और अल्फा बीटा से संबंधित मानी जाएगी यदि अल्फा बीटा के लंबवत है ना। इसका मतलब है, यहाँ पे आसान भाषा में लिख देता हूं कि अल्फा कॉमा बीटा रेखाएं हैं, अल्फा कॉमा बीटा रेखाएं हैं और अल्फा रेखा बीटा रेखा के लंबवत है और ये समतल में है रेखाएं, एक ही तल में है ना, इसी तल में है, XY तल में है।
XY तल में ही बातें की जा रही है, समतल में, एक ही तल में। अब तुम्हें बताना है स्वतुल्य, सममित, संक्रामक और तुल्यता। मल्टीपल चॉइस ये क्वेश्चन जाएगा और इसके लिए मैं समय देता हूं तुमको 2 मिनट का। बताओ, क्या एक रेखा स्वयं के लंबवत होगी या नहीं होगी? अगर पहली रेखा दूसरे के लंबवत है तो क्या दूसरी भी पहले के लंबवत होगी क्या? अगर पहली दूसरे के लंबवत है और दूसरी तीसरे के लंबवत है तो क्या पहली भी तीसरे के लंबवत होगी क्या? ऐसी बातें करनी है। कैसी बातें करनी है? ऐसी ऐसी ऐसी, कैसी कैसी ऐसी। बताओ, सर तुल्यता वर्ग क्या होता है? मैट्रिक्स का शॉर्ट नोट्स नहीं दिया है कम्युनिटी पर। मॉड्यूल कैसे लगाएंगे? अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो क्या होगा? अब तुम खुद सोचो, सिमिलर में क्या एक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है? बिल्कुल होता है। अगर पहला दूसरे के समरूप है, दूसरा तीसरे के समरूप है, तो पहला भी तीसरे के समरूप होगा ही होगा। और पहला दूसरे के समरूप है तो उसका रिवर्स भी होगा, तो समरूप में भी हो जाएगा। तुल्यता क्या है? इस क्वेश्चन में डी भी तो आंसर हो सकता है ना। हाँ, मतलब सिंगल करेक्ट होता तो केवल डी लगा के निकल सकते थे। बाकी स्वतुल्य भी है, सममित भी। फिर से मैं मल्टीपल करेक्ट दिया हूं, मतलब जितने सारे सही हैं वो सब लगाओ। अगर डी आंसर होगा तो उसके साथ ABC भी होगा, ठीक है। अगर तुल्यता है तो चारों ऑप्शन लगाना जरूरी है क्या? अब देखो, ये लड़ाई झगड़े की बातें नहीं करेंगे, है ना। ये सब लड़ाई झगड़े की बातें। तुल्यता है तो सब लगाना। हाँ, तुल्यता है तो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, वो भी लगाना जरूरी है। आसान भाषा में अगर तुम्हें केवल जवाब चाहिए तो ये है। अब ये मत बोलना कि क्यों जरूरी है क्योंकि वो स्वतुल्य भी है, वो संक्रामक भी है, वो सममित भी है, तो वो भी उत्तर होंगे। बोलो सर तुल्यता बोल दिया मतलब सब हो गए। हाँ हो गए, लेकिन अलग से भी बोलो। लड़ना नहीं, लड़ना नहीं है। एंड द करेक्ट आंसर इज स्वतुल्य नहीं होगा, सम्मित होगा, संक्रामक नहीं होगा। तो आंसर बी होगा इसका, बी। 84%। अब इतने सारे लोग बाकी चीजें भी लगा गए हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं वो लोग। सवाल में समझाता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे पिछली बार त्रिभुज थे, इस बार क्या है? रेखाएं हैं। एक समतल में अनंत अनंत रेखाएं होती हैं। यहाँ पे इस समतल में कहीं भी रेखाएं हो सकती है, इधर उधर, इधर इधर, इधर इधर, इधर इधर, इधर इधर, इधर इधर, इधर इधर। हजारों, लाखों, करोड़ों, अनंत रेखाएं इस समतल में है। उन सबका एक समुच्चय जिसको L कह दिया। अब हमने क्या कहा? इस समुच्चय पे एक संबंध परिभाषित करो। कौन सा संबंध? लंबवत रेखाओं का संबंध। कि इस समुच्चय पर एक संबंध इस प्रकार से परिभाषित करो कि उसके अवयव दो ऐसी रेखाओं के क्रमित युग्म होंगे जो रेखाएं परस्पर लंबवत है। अगर दो रेखाएं लंबवत हैं, वो इस संबंध का हिस्सा हो जाएंगी। अब हमें देखना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो स्वतुल्य में क्या देखते हैं हम लोग कि क्या कोई रेखा स्वयं के लंबवत होती है क्या? क्या पहली रेखा, अल्फा और बीटा रेखाओं के नाम है, क्या एक रेखा स्वयं के लंबवत हो सकती है क्या? कोई रेखा स्वयं के लंबवत कैसे हो सकती है? ये उत्तर नहीं होगा। सममित, अगर एक रेखा दूसरी रेखा के लंबवत है, अगर अल्फा रेखा बीटा रेखा के लंबवत है, तो ऑब्वियसली भाई बीटा भी अल्फा के लंबवत होगी ना। अगर एक रेखा दूसरी रेखा के लंबवत है तो दूसरी रेखा भी पहली रेखा के लंबवत है, कोण तो 90 डिग्री ही रहेगा। अल्फा बीटा के लंबवत है, बीटा अल्फा के लंबवत है, तो बीटा इज ऑल्सो रिलेटेड टू अल्फा, मतलब ये सममित है। संक्रामक, अगर एक रेखा दूसरी रेखा के लंबवत है और दूसरी रेखा तीसरी रेखा के लंबवत है,
तो फिर पहली रेखा तो तीसरी रेखा के समांतर हो जाएगी ना। एक समतल में बातें कर रहे हैं। ये देखो अल्फा, अल्फा बीटा के लंबवत है, अल्फा रेखा बीटा के लंबवत है, बीटा गामा के लंबवत है, अल्फा बीटा के लंबवत है, बीटा गामा के लंबवत है। अल्फा और गामा तो समांतर हो जाएगी, तो ये संक्रामक नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है, सममित है, संक्रामक नहीं है, तो उत्तर होगा केवल सममित। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? बोलो फटाफट। ये सर सिर्फ ठीक है। पीस 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 डन, पीस डन, डन पीस, पीस डन, डन पीस। नाइन्टी फाइव। चलो एक और इंटरेस्टिंग सवाल देता हूं, है ना। ये सवाल, ये मान लो सिंगल टाइप के सवालों का, जो अभी तक अपन सवाल कर रहे हैं उस टाइप के सवालों का आखिरी सवाल है। इसके बाद एक नए प्रकार के सवाल आएंगे। माना P एक शहर में रहने वाले सभी व्यक्तियों का समुच्चय है। P एक शहर में रहने वाले सभी व्यक्तियों का समुच्चय। P पर एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि A is related to B यदि A B का भाई है, A B का भाई है, तो अब तुम्हें बताना है कि ये जो R है ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, या तुल्यता है। अगर तुल्यता है चारों लगाने पड़ेंगे। क्या कहा जा रहा है, एक शहर में जितने लोग हैं सबको इकट्ठा कर लिया और बोला कि हम दो दो के जोड़े बनाएंगे, और वो जोड़े इस प्रकार होने चाहिए कि इस जोड़े का प्रथम अवयव, प्रथम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भाई हो, प्रथम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भाई हो। अब तुम्हें बताना है क्या यह स्वतुल्य है, क्या एक आदमी खुद का भाई हो सकता है? क्या एक आदमी दूसरे का भाई है तो दूसरा भी पहले का भाई होगा क्या? अगर पहला दूसरे का भाई है, दूसरा तीसरे का भाई है, तो क्या पहला भी तीसरे का भाई होगा क्या? बड़ा मजेदार। और एक और ऑप्शन यहां देता हूं, ई कुछ नहीं, मतलब ना स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है, ना तुल्यता है, ये कुछ नहीं है। हो सकता है ना, कुछ भी ना हो, ना स्वतुल्य हो, ना सम्मित हो, ना संक्रामक हो, कुछ नहीं हो। सूचना समय देते हैं अच्छा खासा तुम्हें, अभी पोल नहीं भेजेंगे, यहाँ पे कुछ कुछ बातें करेंगे। तब प्लीज होमवर्क नंबर 1 का सम्मिलित वाला एग्जाम्पल समझा दीजिए। अब वो पुरानी बात हो गई, उसमें बाद में आएंगे। सम्मित और ट्रांजिटिव होगा। अगर हम ले लें कि अल्फा बीटा से रिलेटेड है और बीटा अल्फा से रिलेटेड है, तब भी तो हम बोल सकते हैं कि संक्रामक नहीं है।
हाँ हाँ बोल सकते हो कि कोई रेखा स्वयं के लंबवत नहीं होती, हाँ संक्रामक नहीं है, ये बिल्कुल बोल सकते हो। सही है, आयुष ने बिल्कुल सही बात कही है और उसका उदाहरण इस सवाल में भी आएगा। 1,3 है, 3,1 है, मतलब तुम ये बोल रहे हो कि देखो ये पहली रेखा सर इसके लंबवत है, अल्फा बीटा के लंबवत है और बीटा अल्फा के लंबवत है, लेकिन अल्फा अल्फा के लंबवत तो नहीं है। पिछले सवाल में अल्फा बीटा के लंबवत है और बीटा अल्फा के लंबवत है, लेकिन इसका मतलब अल्फा अल्फा भी संबंधित होना चाहिए, तो अल्फा अल्फा के लंबवत थोड़ी ना होगी। पहली रेखा दूसरे के लंबवत, दूसरी रेखा पहले के लंबवत, तो खुद के लंबवत थोड़ी होगी, समझे? बिल्कुल सही कहा। चलो इसी बात पर एक पोल भेज देते हैं अपन 120 सेकंड का, देखते हैं क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग टिडिंग। टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग टिडिंग। ए बी सी डी। चलो थोड़ी देर और बातें करते हैं। डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर करें? जिस चीज से डिस्ट्रैक्शन है उससे ही दूर हो जाओ। कौन कर रहा है डिस्ट्रैक्ट? मोबाइल कर रहा है, पढ़ते टाइम मोबाइल को दूर रख दो। कोई दोस्त कर रहा है तो उसको समझाओ, थोड़े दिन के लिए उससे बात बंद कर दो। और कौन कर सकता है डिस्ट्रैक्ट? खुद ही का दिमाग चंचल है तो फिर थोड़ा सा ध्यान करो, मेडिटेशन करो, 5-7 मिनट खुद पे समय दो, ठीक है? और कोई तरीका नहीं है। बी सी ए बी सी होगा, बी सी होगा, सर कुछ भी लिखकर बना सकते हैं। वहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपको कैसे पता कि नंबर सही होगा और आंसर भी यही हो? कुछ भी लिखकर बना सकते हैं। एक्स और वाई वास्तविक संख्याएं हैं या इस टाइप की कुछ बातें होनी चाहिए थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सामान्यतः सवाल दिए जाएंगे तो उसमें ऐसा लिखकर दिया जाता है कि जिन चीजों पर हम संबंध परिभाषित कर रहे हैं वो किस प्रकार की चीजें हैं, नंबर दिए जाने चाहिए, है ना? इसमें कोई बुराई नहीं है, नंबर दिए जाने चाहिए, नहीं तो विभाजित वाला गलत हो सकता है। हालांकि विभाजित वाला वैसे भी गलत ही है ना, तो दिए जाने चाहिए कुल मिला के नंबर। और नहीं दिए जाएं तो मतलब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए बात हो रही है, नहीं दिए जाएं तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए बात हो रही है। चलो हो गया, तो इसका आंसर है, ओ माय गॉड, ओली मैंने गलत भेज दिया था। 5 ऑप्शन वाला भेजना था मुझे। तो आंसर एक कुछ नहीं है। बस अब ऐसे ही जानकारी के लिए कि कितने लोगों ने क्या लगाया है। माई बैड, 5 ऑप्शन वाला भेजना चाहिए था, पहले बताया ही नहीं तुमने। ई, रुकमनी ने बोल दिया है ई, ए बी। अभी कैसे होगा ध्यान से सुनना, कैसे होगा ध्यान से सुनना। सबसे पहले सवाल समझ में आ गया सभी लोगों को? एक शहर में जितने लोग थे सबको इकट्ठा किया,
आ जाओ भाई इधर आओ, है ना। अब पहले आदमी को बुलाया तो बोला कि क्या तू खुद का भाई है, क्या तू खुद से संबंधित है, क्या अपन भाई वाला संबंध ढूंढ रहे हैं। दो लोगों को कब संबंधित माना जाएगा, जब पहला आदमी दूसरे आदमी का भाई हो। स्वतुल्य में अपन क्या चेक चेक करते हैं, स्वतुल्य में अपन चेक करते हैं कि क्या ए से रिलेटेड है, मतलब ए का भाई है, क्या ए का भाई है। क्या कोई आदमी खुद का भाई हो सकता है? हाँ वो बात अलग है, वो खुद को भाई बोलता हो कि यार अपन भाई है, लेकिन वो खुद का भाई नहीं है, वो हो सकता है किसी और का भाई हो। स्वतुल्य ये नहीं है। सम्मित, माना ए रिलेटेड टू बी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का भाई है। तो क्या यह चीज इस बात की गारंटी देता है क्या कि बी ए का भाई है? अगर ए बी का भाई है, अगर ए बी का भाई है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बी ए की बहन हो। ए अगर भाई है और बी बहन है, तो फिर तो यह संबंध सम्मित नहीं रहेगा। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भाई है, क्योंकि ये लड़का है ये लड़की है। ए बी का भाई है, किसी घर से दो भाई बहन को उठा के ले आए, है ना, और पहला लड़के को रख दिया, भाई को रख दिया पहले, दूसरे नंबर पे बहन को रख दिया। हमने बोला कि अगर पहला अवयव दूसरे अवयव का भाई है तो ये संबंध का हिस्सा होंगे। तो ए भाई है तो ए बी का भाई है, संबंध का हिस्सा हो गया। लेकिन उल्टा, क्या बी ए का भाई है, ये बात साबित नहीं होती है। अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि बी ए से रिलेटेड है, ये सम्मित भी नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है। कितने लोग इन दो बात से राजी हैं कि हाँ सर, ना तो एक आदमी खुद का भाई हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये बात भी सत्य है कि अगर ए बी का भाई है एवं बी ए की बहन भी तो हो सकती है। अगर ए बी का भाई है तो हो सकता है उल्टा बी ए की बहन हो। गलत साबित करने के लिए एक उदाहरण काफी है, और एक उदाहरण तो हमारे पास है ना। ए बी का भाई है, बी ए की बहन है, ठीक है। वाओ। आखिरी, संक्रामक। संक्रामक 93%, वेरी गुड। अब संक्रामक ध्यान से सुनना। माना ए बी से रिलेटेड है, मतलब ए बी का भाई है, ए बी से रिलेटेड है मतलब ए बी का भाई है, एवं बी सी से रिलेटेड है। ये दो चीजें अपन ने मान ली है। एवं बी सी का भाई है, ए बी का भाई है और बी सी का भाई है। ए बी का भाई है और बी सी का भाई है। तो हमें यह देखना है कि ए सी का भाई है या नहीं है, ए सी का भाई है या नहीं है। अब देखो, अगर ए बी का भाई है मतलब ए जो है वो लड़का है, ये बात पक्की हो गई। ए बी का भाई है मतलब ए लड़का है। बी सी का भाई है मतलब बी भी लड़का है, क्योंकि वो भी तो भाई है। तो ए लड़का है और बी भी लड़का हो चुका है। अब सी के लिए दो ऑप्शन है, सी लड़का भी हो सकता है और सी लड़की भी हो सकती है। तो ए अगर बी का भाई है और बी अगर सी का भाई है तो फिर ए भी सी का भाई होगा ही होगा। अगर मैं इसका भाई हूं, ये इसका भाई है, तो मैं तो इसका भाई हो ही जाऊंगा ना। अरे सगे भाई होना हो वो सब बात की बात है। अगर मैं इसका भाई हूं और ये इसका भाई है, अब चाहे ये लड़की हो
तो भी मैं इसका भाई तो हो ही गया ना। तो फिर ये संक्रामक क्यों नहीं है? तो फिर ये संक्रामक क्यों नहीं है? फिर ये संक्रामक क्यों नहीं है? मैं इसका भाई हूं, ये इसका भाई है, अब मैं इसका भाई हो गया, चाहे ये लड़का हो चाहे ये लड़की हो। मैं इसका भाई हूं, ये लड़का है, ये किसी और का भाई है, अब वो लड़का हो या लड़की हो, मैं तो उसका भाई हो ही गया। व्यक्ति में बोलो, व्यक्ति ऐसा महिला थोड़ी ना कहा, व्यक्ति मतलब व्यक्ति तो लड़की की, व्यक्ति का लड़की वाला क्या होता है? व्यक्ति के लिए स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं? वो बोल रहा है व्यक्ति मतलब सर आपने तो लड़का कहा था। मतलब ये संक्रामक होना चाहिए। अरे 3 लोग हैं, एक है अभिषेक, मैं, है ना, और यहां पर एक और लड़का है, मान लो वैभव, है ना। अब अभिषेक वैभव का भाई है, वैभव, अब यहां पे 2 लोग संभव है, मान लो एक लिख देते हैं अपन अभिनव, वैभव अभिनव का भाई है, तो फिर अभिषेक भी तो अभिनव का भाई हो गया ना। चलो दूसरा उदाहरण, अगर अभिषेक वैभव का भाई है और वैभव लड़की का नाम ले लेते हैं अपन आकांक्षा, वैभव अभिषेक का भाई है, अभिषेक वैभव का भाई है, वैभव आकांक्षा का भाई है, तो अभिषेक भी तो आकांक्षा का भाई होगा ही, तो फिर तो ये संक्रामक होना चाहिए। क्या यह संबंध संक्रामक है? क्या यह संबंध संक्रामक है? क्या गड़बड़ है? वो देखो बीच में लोग लिख रहे हैं आरसीबी जीतेगी, जीटी जीतेगी, वो दोनों में से कोई भी जीतेगा, लेकिन ये लोग वो लिख रहा है बीच में, क्या कहें। कहाँ गड़बड़ होगी? 73% लोग बोल रहे हैं कि है, लेकिन मैं बताऊं तुमको ये नहीं है। एक उदाहरण ढूंढ के ले आओ तुम कि ये नहीं है, ये संक्रामक नहीं है, ये संक्रामक नहीं है। अब सोचना कैसे नहीं है, ये संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है? एक उदाहरण ऐसा है जिसको तुम ढूंढ के लेके आना, ठीक है, अगली क्लास में बताएंगे। बोल रहा बी लड़की हो गई तो, अरे बी लड़की हो गई तो वो आगे भाई कैसे बनेगी? बी भी तो सी का भाई है, तो बी को तो लड़का होना जरूरी है, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और एक और प्रकार के सवाल करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, तुम्हारा दिमाग मुझे चाहिए थोड़ी देर के लिए। क्या चाहिए मुझे? तुम्हारा दिमाग चाहिए। मेहनत लगेगी, मेहनत लगेगी। क्या तुम दिमाग लगाने के लिए रेडी हो? एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, क्या तुम दिमाग लगाने के लिए रेडी हो? बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट आएगा। जब 1D से 2D में जाते हैं, 2D से 3D में जाते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है। इंसेप्शन मूवी देखी तुमने? अलग डायमेंशन में जाएंगे हम। इंटरस्टेलर मूवी, फिजिक्स अगर पसंद है इंटरस्टेलर मूवी देखना, अभी मत देखने बैठ जाना, अभी शायद कम समझ में आएगी, थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ने के बाद, ठीक है। मस्त चीज सिखाऊंगा, एक एक मस्त चीज सिखाऊंगा, मस्त चीज। दिमाग लगाने के लिए रेडी है जनता?
वेरी गुड। देखो अब दिमाग लगाते कैसे हैं मैं तुम्हें सिखाता हूं। 7% ने मना कर दिया कि हम दिमाग नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं, बाकी लोग ध्यान से सुनेंगे। भाई अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे और कैसे एक नए प्रकार के सवाल बन सकते हैं, थोड़ी सी तुलना करना सिखाता हूं। ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि इस पर सवाल आते हैं। अभी तक हम लोग ले रहे थे एक समुच्चय, मान लीजिए ए समुच्चय आपने लिया जिसमें अपन 1 2 3 लिया। एक संबंध हमने परिभाषित किया समुच्चय ए से समुच्चय ए पर, अर्थात यह संबंध किसका उपसमुच्चय होता है, ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है। ये बात पक्की है, डन 100%। और इसमें जो संबंध लिखा जाता है उस संबंध के अवयव जो होते हैं वो खुद क्रमित युग्म, एक क्रमित युग्म होते हैं जिसमें पहला अवयव और दूसरा अवयव समुच्चय ए से आता है और यहां पर कोई शर्त दी जाती है, कोई शर्त दी जाती है, वो शर्त बदलती रहती है और उस बदलती हुई शर्त के आधार पर संबंध भी बदलते रहते हैं। ठीक है, जब हमें स्वतुल्यता की जांच करनी होती है, जब हमें स्वतुल्यता की जांच करनी होती है तो हम ये देखते हैं कि ए से संबंधित है या नहीं है। जब हमें सममितता की जांच करनी होती है तो हम ये देखते हैं कि यदि ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड है या नहीं है। और यदि हमें संक्रामकता की जांच करनी है तो हम ये देखते हैं कि यदि ए बी से रिलेटेड है एवं बी सी से रिलेटेड है तो ए सी से रिलेटेड है या नहीं है। यही कहानी अभी तक हम लोग करते आए हैं। कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं कि हाँ सर ये बात तो हम जानते हैं, यस सर आई नो दिस। कितने लोग यहां पर मेरे साथ हैं कि हाँ सर यही तो कहानी हो रही थी, यही तो कहानी हो रही थी, है ना। हाँ ब्लैक होल वाला, वो देख तो लिए हो इंटरस्टेलर, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती है ना जिनको हम जितनी बार देखते हैं ना कुछ नया ही निकल के आ जाता है, नई चीजें सीखते हैं, नई चीजें देखते हैं, टाइमलेस मूवी होती है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। 96.92। अभी अपन मुद्दे से नहीं भटकते हैं, नहीं तो बातों में हम लोग डूब जाएंगे। वेरी गुड, ये बात हम लोगों को पता है। अब देखो क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे ही बैठे बैठे टाइम पास कर रहे थे। उन्होंने बोला कि चलो थोड़े मजे लिए जाएं। किसके मजे लिए जाएं? ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना 11वीं 12वीं में, इनके मजे लिए जाएं, है ना। कौन लेता है मजे? ये जो IIT का पेपर बनाते हैं। इन्होंने कहा कि अच्छा देखो अब दिमाग लगाना चालू करना पड़ेगा। एक समुच्चय मैंने लिया ए, 1 2 3, और एक और समुच्चय मैंने परिभाषित किया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं उस समुच्चय का नाम है बी, या बी की जगह उस समुच्चय का नाम रख देते हैं अपन एस। एस समुच्चय मैंने कैसे परिभाषित किया? ए क्रॉस ए से। ए क्रॉस ए में क्या आ जाएगा? 1,1 1,2 1,3 1,4 नहीं, फिर 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 और 3,3। ये किस में आ गया? ये समुच्चय एस में आ गया। बिल्कुल होगा। अब इन्होंने क्या किया, इनको थोड़ा सा मजा लेने का मन हो रहा था कि चलो बच्चों को उलझाते हैं। इन्होंने बोला कि पहले तुम ए पर परिभाषित करते थे ना, संबंध ए से ए पर परिभाषित करते थे, अब संबंध जो है वो एस से एस पर परिभाषित करो। तो हम उनसे तेज हैं। उन्होंने बोला कर लो जो करना है। तुम पहले 1 2 3 इसको अवयव मानते थे, इन्हीं को अवयव मानते थे,
अब हम लोग इनको अवयव मानने लग जाएंगे। हमारे लिए पहला अवयव ये है, हमारे लिए दूसरा अवयव ये है, हमारे लिए तीसरा अवयव ये है। यह हमारा पहला अवयव है, यह हमारा दूसरा अवयव है, यह हमारा तीसरा अवयव है, यह हमारा चौथा अवयव है, यह हमारा पांचवा अवयव है, यह हमारा छठा अवयव है, यह हमारा सातवां अवयव है, यह हमारा आठवां अवयव है, यह हमारा नौवां अवयव है। तुम पहले सिंगल सिंगल अवयव देते थे, तो क्रमित युग्म जब बनता था तो इसमें पहला अवयव भी एक संख्या होती थी और दूसरा अवयव भी एक संख्या होती थी, बिल्कुल होती थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं यहां पर जब एक संबंध परिभाषित करूंगा तो क्या होगा, इसमें भी एक पहला अवयव आएगा, इसमें भी एक दूसरा अवयव आएगा। जब जब संबंध बनेगा, संबंध के अवयव क्रमित युग्म ही होते हैं, संबंध के अवयव क्रमित युग्म ही होते हैं। ये क्रमित युग्म कहां से आता है? इस क्रमित युग्म का पहला अवयव भी उसी समुच्चय से आता है जिस पर यह परिभाषित है, और इस क्रमित युग्म का दूसरा अवयव भी उसी समुच्चय से आता है जिस पर यह परिभाषित है। यहां पर आता हूं, ये आर किस पर परिभाषित है? एस से एस में परिभाषित है। इस संबंध में भी एक क्रमित युग्म ही आएगा। इस क्रमित युग्म का पहला अवयव कहां से आएगा? उस समुच्चय से आएगा जिस पर यह संबंध परिभाषित है, यानी कि एस से। यानी कि आर में जो क्रमित युग्म होगा उसका पहला अवयव एस से आएगा, और एस में तो खुद क्रमित युग्म लिखे हुए हैं। मतलब इसके अंदर अगर अपन देखें तो पहला अवयव भी एक क्रमित युग्म होगा और दूसरा अवयव भी एक क्रमित युग्म होगा। और अपन क्या लिखेंगे कि ये पहला क्रमित युग्म जो है ये भी एस से आ रहा है, दूसरा क्रमित युग्म भी एस से आ रहा है। और फिर जो शर्त लगेगी ना, वो शर्त भी किस पे लगेगी? पहले क्रमित युग्म एवं दूसरे क्रमित युग्म पर शर्त। यहां शर्त किस पे लगती थी? यहां शर्त लगती थी ए व बी पर प्रतिबंध। ए व बी पर प्रतिबंध लगाया जाता था। बोलो हाँ या ना। यहां कैसे बनता था? संबंध में एक क्रमित युग्म होता है, क्रमित युग्म का पहला अवयव जिस पर संबंध परिभाषित है वहां से आएगा, क्रमित युग्म का दूसरा अवयव जिस पर संबंध परिभाषित है वहां से आएगा। ए और बी दोनों ए से ही आएंगे, और ये जो दोनों चीजें हैं इसी पर प्रतिबंध दिया जाता था। अब आगे आए, यहां पर यह संबंध किस पर परिभाषित है? एस से एस में परिभाषित है। यानी कि आर के अंदर जो क्रमित युग्म होगा, आर के अंदर जो क्रमित युग्म होगा उसका पहला अवयव किससे आएगा? एस से आएगा। एस में तो खुद क्रमित युग्म लिखे हुए, मतलब इस संबंध का पहला अवयव एक क्रमित युग्म होगा, इस संबंध का दूसरा अवयव एक क्रमित युग्म होगा। यह पहला क्रमित युग्म भी इसी से आएगा, दूसरा क्रमित युग्म भी इसी से आएगा, और शर्त भी किस पर लगेगी? पहले क्रमित युग्म एवं दूसरे क्रमित युग्म पर प्रतिबंध दिया जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब चूंकि हम लोग यहां पर दो ही अवयव थे तो ए और बी नाम से काम चल जाता था। यहां दो क्रमित युग्म हैं, मतलब टोटल कितनी चीजें होंगी? 4, ए कॉमा बी, सी कॉमा डी। जहां ए कॉमा बी और सी कॉमा डी दोनों क्रमित युग्म एस से आते हैं। ए कॉमा बी इनमें से किसी एक चीज को दर्शा रहा है, सी कॉमा डी भी इनमें से किसी एक चीज को दर्शा रहा है। ए किसको दर्शाता था? इन तीनों संख्याओं में से किसी एक चीज को। बी किसको दर्शाता था? इन तीनों संख्याओं में से किसी एक चीज को। कंडीशन किस पे लगती थी? ए और बी पर लगती थी। ए और बी कहां लिखे होते थे? क्रमित युग्म के अंदर लिखे होते थे। यहां पर भी एक क्रमित युग्म लिखना था। पहला अवयव खुद एक क्रमित युग्म था, उसको हमने ए कॉमा बी से दर्शा दिया। एक क्रमित युग्म और चाहिए था, उसको सी कॉमा डी से दर्शा दिया। पहला क्रमित युग्म इसी से आएगा, दूसरा क्रमित युग्म इसी से आएगा, पहला क्रमित युग्म इसी से आएगा, दूसरा क्रमित युग्म इसी से आएगा। शर्त भी किस पे लगेगी? पहले अवयव और दूसरे अवयव पर, यानी कि ए कॉमा बी एवं सी कॉमा डी पर शर्त लगेगी। समझे इस बात को? कितने लोग इस चीज को समझ पाए हैं? अब सवाल में मैं सवाल के माध्यम से समझाऊंगा।
अरे आरुष कुमार बेटा प्लीज, मैं यहाँ बहुत बड़ी बातें कर रहा हूँ, उस पहले एग्जाम्पल का सम्मित वाला समझा दो सर, वहीं पे अभी भी मत करो। सर क्यों कर रहे हो? इसको देखो तो सही, फिर इसको कब समझोगे? कौन समझाएगा तुमको इस चीज को? मैं लग रहा है कौन समझाएगा इस चीज को तुम्हें? हाय, वो QOTD मांगने आ गया। नहीं होगा आज QOTD। पहले ये चीज समझेंगे, उसी के बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। 89%, वेरी गुड। अब बाकी लोग सवालों से समझेंगे, ठीक है? जो 10% जनता है अपनी, और बाकी 89% लोग, उन्हें भी सवालों से ही चीजें आगे सीखनी है ना? कैसी बातें कही जाएंगी? एक सवाल में सिंपल सा लेता हूं, अगेन लिखना मत, लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माना A इज इक्वल टू N क्रॉस N, जहां N प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। लिखना बिल्कुल मत, केवल सुनते रहो, कोशिश करो चीजों को रिलेट करने की। जहां n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, n किसका समुच्चय? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। एक संबंध एक संबंध R A से A पर या सिंपल A पर इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि R इज इक्वल टू, या तो ऐसे लिख के दिया जा सकता है, A, B, C, D, जहां A, B ये क्रमित युग्म भी समुच्चय A से आता है, C, D ये क्रमित युग्म भी समुच्चय A से आता है, और यहां पर लिख दिया गया AD इज इक्वल टू BC, यानी कि इसका पहले और चौथे का गुणा दूसरे और तीसरे के गुणा के बराबर है, इसका पहला इसका दूसरा इसके दूसरे इसके पहले के गुणा के बराबर है। या इसको ऐसे भी लिख के छोड़ दिया जा सकता था कि A, B को C, D से संबंधित माना जाएगा यदि AD इज इक्वल टू BCA। अब अभी तक मैं ना इस सवाल का, इस कॉन्सेप्ट का तुम्हें फील दिला रहा था। आगे मैं तुम्हें कुछ याद करने की चीजें भी बताऊंगा कि भाई देखो, चाहे तुम्हें पूरा समझ में आ गया हो, 80% समझ में आया हो, 60% समझ में आया हो, सवाल कैसे करना है वो याद रखना, ठीक है? अब मैं वही, अपन को देखना है स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, ये सारी बातें हम लोगों को करनी है, ठीक है? सबसे पहला काम करते हैं अपन, स्वतुल्य है या नहीं है, पहले इस सवाल को परिभाषित करते हैं, है ना? यहां क्या है? A n क्रॉस n है। n क्या होता है? n होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। एक और बार n लिखेंगे तो वो भी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होगा। जो A है वो है n क्रॉस n, यानी कि इन दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन किया गया। जब इन दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन करोगे तो यहां पर बहुत सारे क्रमित युग्म मिलेंगे तुम्हें, ऐसे क्रमित युग्म मिलते रहेंगे, 2 1 2 2, और जितने बन सकते हैं 3 1 3 2, और ऐसे चलती रहेगी कहानी। यानी A समुच्चय जो है उसके जो अवयव हैं वो खुद क्रमित युग्म है। अब हमारा जो संबंध परिभाषित किया गया है वो परिभाषित किया गया है A से A पर, यानी कि इस संबंध में जो क्रमित युग्म आएगा उसका पहला अवयव भी इसी में से कोई एक चीज होगा, पहला अवयव भी एक क्रमित युग्म होगा और दूसरा अवयव भी एक क्रमित युग्म होगा। जहां ये पहला क्रमित युग्म जो है वो भी A से आ रहा है
और दूसरा क्रमित युग्म भी ए से आ रहा है। और शर्त क्या है कि जो पहला क्रमित युग्म का पहला अवयव है और दूसरे क्रमित युग्म का दूसरा अवयव है, इन दोनों का गुणा पहले क्रमित युग्म के दूसरे अवयव और दूसरे क्रमित युग्म के पहले अवयव के गुणा के बराबर होना चाहिए। तो ये तो हुआ सवाल समझने का स्टेप। ऐसी बातें पिछली स्लाइड में भी मैंने समझाई थी, अभी यहां पर भी समझा दी है। अब यहां जांच कैसे करते हैं, स्वतुल्यता की जांच कैसे करते हैं। लिखना बिल्कुल मत, लिखने की कोशिश की तो सवारी सामान की स्वयं जिम्मेदार है। अब मैं एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो तुमने सीख ली तो ये पीछे की चीज चाहे नहीं भी सीखी हो ना तो भी काम चल जाएगा। अगर तुम्हें यहां से सवाल दिया हुआ है और तुम्हें स्वतुल्यता की जांच करनी है, ये सवाल दे दिया स्वतुल्यता की जांच करनी है, बिना इस चीज को समझे, तो तुम्हें क्या करना है, इतनी सी बात याद रखनी है कि जब सिंगल सिंगल चीजें होती थी तो हम ए का ए से संबंध है या नहीं ये पता करते थे। अब हमारा पहला अवयव क्या है, ए कॉमा बी। तो जब स्वतुल्यता की जांच करनी है तो तुम्हें यह चेक करना है कि ए कॉमा बी जो क्रमित युग्म है ये ए कॉमा बी यानी कि स्वयं से संबंधित है या नहीं है। वहां ए से संबंधित है या नहीं चेक करते थे, क्योंकि वहां पहला अवयव क्या होता था, ए होता था। यहां पहला अवयव क्या होता है, ए कॉमा बी होता है। तो हमें क्या चीज चेक करनी है कि ए कॉमा बी से संबंधित है या नहीं है। ये कैसे चेक करेंगे भाई, संबंधित कब माना जाएगा, जब पहले और चौथा का गुणा दूसरे और तीसरे के गुणा के बराबर हो। पहले और चौथे का गुणा कितना होगा, ए गुणा बी, दूसरे और तीसरे के गुणा के बराबर है या नहीं। तो ये बात तो सत्य है, ये बात सत्य है, अर्थात ए कॉमा बी से रिलेटेड है, यानी कि क्रमित युग्म का पहला अवयव स्वयं से संबंधित है, अर्थात यह स्वतुल्य है। समझ गए, सिंपल। वहां ए से संबंधित है या नहीं है ये चेक करना था, यहां ए कॉमा बी से संबंधित है या नहीं ये चेक करना था। तो ये बीच की बातें सर बताई क्यों, क्योंकि भैया कुछ लोगों को चीजें फील भी करनी होती है। जो सीख गया समझ गया अच्छी बात है, थोड़ा सा एक फील गुड आता है, नहीं भी समझे कोई बात नहीं, सवाल तो पूरा हो रहा है। सम्मित में किस चीज की जांच करेंगे अपन, सम्मित में इस चीज की जांच करेंगे कि माना ए कॉमा बी सी कॉमा डी से रिलेटेड है, पहला अवयव दूसरे से रिलेटेड है, और क्या चीज को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, इसका रिवर्स, कि भैया सी कॉमा डी इससे संबंधित है कि नहीं। अच्छा, इसको कब माना जाएगा, ये अब तुमने माना है, अगर ये बात मानी है तो पहले का चौथे से गुणा दूसरे के तीसरे से गुणा के बराबर होगा। अगर ऐसा है कि AD BC के बराबर है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि CB जो है वो भी DA के बराबर होगा, है ना भाई। इसका क्रम बदल लिया, गुणा में क्रम बदल सकते हैं, और बराबर है तो पहले इसको लिख दो। चलो यहां से घूमते हुए आ जाते हैं कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि BC AD के बराबर है, और BC अगर AD के बराबर है तो फिर CB जो है वो DA के बराबर होगा। अब CB DA के बराबर है तो ये तो इस बात को सिद्ध कर देता है कि पहला CB AD के बराबर है, CD AB हो रहा है क्या, C पहला और चौथा चाहिए अपन को, नहीं पहला और चौथा। यहां पर AD का गुणा BC के गुणा के बराबर है, BC को इधर ले लिया, AD को इधर ले लिया, BC को CB लिख दिया, और इसको लिख दिया मैंने DA, नहीं DA ही लिख दिया, हाँ ठीक तो है। हाँ, तो C पहले और चौथे का गुणा दूसरे और तीसरे के गुणा के बराबर आ गया, पहले और चौथे का गुणा दूसरे तीसरे गुणा के बराबर आ गया, मतलब ये सम्मित है। यहां तक की बातें कितने लोगों को क्लियर है। फिर उसके बाद संक्रामक पे चलते हैं।
इसीलिए फोकस बहुत जरूरी है। यहां पर बस इतना याद रखना है कि वहां जो ए और ए के साथ था, यहां ए बी और ए बी के साथ है। वहां ए और बी जो था उसकी जगह यहां ए बी और सी डी आ गया है, और उसका रिवर्स सी डी और ए बी हो जाएगा। बोल रहा क्यू यू टी डी। क्यू यू टी डी क्या होता है भाई? क्यू ओ टी डी है वो, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्यू यू टी डी क्या होता है? क्वेश्चन अंडर द डे। पीस। अब मुझे इस हिसाब से बताओ कि संक्रामक में क्या चीज चेक करेंगे? संक्रामक में क्या चीज चेक करेंगे? संक्रामक में क्या चीज चेक करेंगे? एटलीस्ट 90% रखना इज्जत। हाँ, बहुत सुंदर। ये हो गया स्वतुल्य और सम्मित। अब संक्रामक में क्या चीज चेक करेंगे? ध्यान से सुनना। संक्रामक। संक्रामक में चेक करेंगे कि माना ए बी सी डी से संबंधित है, एवं सी डी ई एफ से संबंधित है, और अगर ये दोनों हैं और ये इस बात की पुष्टि कर देता है कि ये भी इससे संबंधित है, तो हम कह देंगे संक्रामक है। वहां क्या होता था? ए बी से संबंधित है एवं बी सी से संबंधित है, तो ये सिद्ध कर दो कि ए सी से संबंधित है या नहीं। यहां पर एक एक की जगह दो दो चीजें चल रही है। अच्छा, ए बी सी डी से संबंधित कब माना जाएगा? जब पहला चौथा ए डी इज इक्वल टू बी सी हो। ये इससे संबंधित कब माना जाएगा? सी एफ इज इक्वल टू डी ई हो। क्या इन दोनों की सहायता से ये सिद्ध कर सकते हो क्या तुम कि ए एफ बी ई के बराबर है? अगर ये दो संबंध तुम्हें दिए गए हैं, इससे तुम ये चीज सिद्ध कर सकते हो क्या? अगर ये दो संबंध दिए हुए हैं, ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2, इन दोनों का गुणा कर दो। गुणा कर दोगे तो ए डी सी एफ इज इक्वल टू बी सी डी ई। गुणा। क्या क्या पता था हमको? कि ए डी बी सी के बराबर है, और क्या पता है? सी एफ डी ई के बराबर है। ये चीज इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है। गुणा कर दो। गुणा कर दोगे तो क्या होगा? देखो, सी से सी कट गया, डी से डी कट गया, हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया कि ए एफ जो है वो बी ई के बराबर है, और यही तो हमें सिद्ध करना था। अर्थात ये संक्रामक भी है, संक्रामक है। बोलो कितने लोगों को क्लियर हो गई बात? अब थोड़ा बेहतर हुआ? अगर कभी भी ऐसा हो कि कोई संबंध सीधा सीधा समुच्चय पर ना परिभाषित करके उसके कार्तीय गुणन पर परिभाषित किया जा रहा हो, ये वाला काम करना हो, बहुत इजी, बहुत इजी। गॉट इट? बहुत इजी था नहीं ये बहुत इजी बनाया गया है। बहुत सारी मेरी मेहनत और उससे ज्यादा तुम्हारी मेहनत और फोकस। जिन लोगों ने एकदम ध्यान से सुना होगा उन्हें क्लियर हो गया होगा और मजा आया होगा, उन्हें एकदम विजुअलाइज हो गई होंगी चीज। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि मैं तो करूंगा ही, तुम कितना कर रहे हो वही अंतर लेकर आएगा, क्योंकि मैं तो सबके लिए समान कर रहा हूं ना, मेरे लिए हर बच्चा बराबर है। 94.61। अब ये वाला बताओ मुझे कि ये ऐसा दिया गया है तो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक में से कौन सा है? स्वतुल्य सम्मित संक्रामक में से कौन सा है? स्वतुल्य सम्मित संक्रामक में से कौन सा है? स्वतुल्य सम्मित संक्रामक में क्या है ये?
ABCD मल्टीपल चॉइस, वैसे तो केवल है, केवल सम्मित, केवल संक्रामक, केवल स्वतुल्य, केवल तुल्यता। इसमें से केवल हटा देता हूं मैं, क्योंकि तुल्यता है तो केवल तुल्यता क्या होता है, तुल्यता है तो बाकी सब भी तो हो ही जाएगा। तुल्यता ये बोल रहे हैं कि या तो केवल सम्मित है, केवल संक्रामक है, केवल स्वतुल्य है, या सब कुछ है। तो पोल भेज देते हैं अपन मल्टीपल चॉइस, और समय भेज देते हैं 120 सेकंड, और करो। यदि सेट ए में R एक तुल्यता संबंध है तो सिद्ध करो कि R पर A इनवर्स भी तुल्यता संबंध होगा। अभी बेटा ये इनवर्स प्रतिलोम संबंध मैंने पढ़ाया ही नहीं है, प्रतिलोम संबंध मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो अभी मैं कैसे सिद्ध करूं इसको? जब पढ़ाऊंगा तभी सिद्ध कर पाऊंगा ना, जब पढ़ाऊंगा तभी सिद्ध कर पाऊंगा, अभी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, कोई और प्रतिबंध हुआ तो क्या करेंगे? ये रहा कोई और प्रतिबंध, इस पर ट्राई करो। एक संख्या नेगेटिव ले ली जाए तब AB ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉलो नहीं करेगा ना। एक संख्या नेगेटिव ले लो और दूसरी 0 ले लो तो प्रूव कर जाएगा, तो संतुष्ट कर जाएगा। सम्मित समझ में नहीं आया है, CD इज इक्वल टू DA कैसे आया? क्रम बदल गया, AD इज इक्वल टू BC था, ये था, मतलब पहले और चौथे का गुणा, A का D से गुणा इज इक्वल टू B का C से गुणा है। अब इनको उल्टा लिख सकता हूं ना मैं, अगर AD BC के बराबर है तो BC AD के बराबर है, और B गुणा C को C गुणा B लिख दो, A गुणा D को D गुणा A लिख दो। ठीक है, हाँ भाई कुछ हो रहा है? अभी थोड़ा और समय है। ऑप्शन E क्यों लिया? अच्छा इस बार वो 5 वाला चला गया, कोई बात नहीं, तुम तो 4 में से लगा दो। यदि AB का भाई है और BA का भाई है, जिसमें B भी मैन है और A भी मैन है, तो AC का भाई होगा संक्रामक में, ये तो पॉसिबल है ना? अगली क्लास में लिखे कि नहीं लिखे? क्वेश्चन यूज द डे, CD इज इक्वल टू BA होगा, नहीं आया, सम्मित वाला नहीं आया, समझ आया सम्मित? हाँ AB इज इक्वल टू कैपिटल X मान सकते, बोल सकते हो, है ना? तो द करेक्ट आंसर दिस टाइम इज आवरा का डाबरा, गिली गिली, छू, डी, ये तुल्यता संबंध। ठीक है, अब जिन्होंने ये भी लगा दिया, लगा दिया। स्वतुल्य, केवल सम्मित मतलब केवल और केवल, सम्मित सबसे पहले स्वतुल्य। जब भी देखो सवाल में ऐसा दिखाई दे कि R इस समुच्चय में, इस समुच्चय में मतलब क्या हुआ, R किससे किस पर परिभाषित है? N क्रॉस N से लेकर N क्रॉस N पर परिभाषित है। अब कोई तुम्हें वैसा लिख लिख के नहीं बताएगा, जो बातें मैंने जो वो फील दिलाने के लिए समझाई थी ना, वो इसीलिए समझाई थी ताकि प्रश्न पढ़कर तुम्हें आइडिया लग जाए कि यहां क्या होने वाला है। मतलब ये R जो है वो एक कार्तीय गुणन से दूसरे कार्तीय गुणन पर परिभाषित है, और ऐसी चीजें दिख ही जाएंगी तुमको। अब स्वतुल्य के लिए क्या करना है? सिंपल, स्वतुल्य के लिए ये देखना है कि ए बी से रिलेटेड है या नहीं। तो ये कब माना जाता है? जब पहले का चौथे से योग दूसरे के तीसरे से योग के बराबर हो। तो पहले का चौथे से योग होगा A प्लस बी, और दूसरे का तीसरे से योग होगा B प्लस ए। तो ये बात तो सही है, सही है, मतलब ये स्वतुल्य है। अब सम्मित, सम्मित में क्या होता है कि A B C D से रिलेटेड है, ये बात अपन मान लेते हैं, और ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि सी डी ए बी से रिलेटेड है या नहीं। तो ये हो जाएगा A का D से योग इज इक्वल टू B का C से योग, पहला चौथा इज इक्वल टू दूसरा तीसरा। अब मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख दूं, इस B प्लस C को पहले इधर भेज दूं। अगर A प्लस डी बी प्लस सी के बराबर है तो B प्लस सी भी A प्लस डी के बराबर होगा। अब यहां क्या हो जाएगा, B प्लस सी को लिख दो C प्लस बी, D प्लस A प्लस डी को लिख दो D प्लस ए। तो ये हो गया क्या, पहला और चौथा
ए प्लस डी सी प्लस बी, पहला चौथा दूसरा तीसरा, मतलब ये बात भी सत्य। समझ गए? संक्रामक, संक्रामक में क्या करेंगे अपन, मान लेंगे ए कॉमा बी सी कॉमा डी से संबंधित है, एवं साथ ही में यह भी मान लेंगे कि सी कॉमा डी ई कॉमा एफ से संबंधित है, और फिर यह सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि ए कॉमा बी ई कॉमा एफ से संबंधित है या नहीं है। ये कैसे होगा? इसका पहले और चौथे का योग ए प्लस डी इसके दूसरे और तीसरे के योग के बराबर है, ये मान लिया अपन ने। और क्या मान लिया? ये भी माना है, मतलब इसका भी पहला और चौथे का योग इसके बराबर होगा। अब इन दोनों की सहायता से इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त है कि a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। मतलब अगर इन दोनों का प्रयोग करते हुए तुमने ये चीज सिद्ध कर दी तो अपना काम हो जाएगा। अब मैं चारों को जोड़ देता हूं, मतलब दोनों समीकरणों को जोड़ देता हूं, तो a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई क्या हो जाएगा? कुछ कुछ चीजें कट जाएंगी, सी से सी कट गया, डी से डी कट गया, तो ये हो गया a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। और यही बात तो यहां लिखी हुई है, अर्थात ये संक्रामक भी है, संक्रामक है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? बताओ। आप नेम ले लेते हो तो अच्छा लगता है। हाँ, कौशल कुमार, केशव, ओके सर छुट्टी, नवीन कुमार। अरे छुट्टी मांगने वाले लोगों, अब तुम्हें मैं क्या बताऊं, छोड़ो, फिर कभी बताएंगे, छुट्टी। आज मैं छुट्टी ले सकता था और क्लास जो है वो बंद हो सकती थी, ठीक है, लेकिन मैंने छुट्टी नहीं ली है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा तुमको कि मैं क्यों ले सकता था, और हाँ, मेरे पास पूरा रीजन था आज, लेकिन कैसे कैसे करके मैं पहुंच गया। ठीक है, छुट्टी मत करो। 1.5 घंटे की क्लास, 1 घंटा 45 मिनट की क्लास, इतना जोश में, इतना एनर्जी में, इतना कितना मुझे खुशी हो रहा होता है। तुम देख रहे हो ना, जब मैं समझा रहा होता हूँ तो कितना मैं डूब जाता हूँ उस चीज में, इतना ऐसा लगता है मुझे कि बस पहुंच जाए मेरी चीज, तुम लोगों को समझ में आ जाए। सब चीजों को थोड़ा सा वैल्यू करना स्टार्ट करो। यहीं पे खत्म कर रहे हैं आज की क्लास। क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं डिस्कस होगा आज भी, समय खत्म हो गया है, पर एक नया क्वेश्चन ऑफ द डे जरूर मैं दूंगा, और अगली क्लास में अब करने की कोशिश करेंगे। अभी भी कुछ चीजें संबंध से रिलेटेड रह गई है, जैसे प्रतिसम्मित संबंध, प्रतिलोम संबंध, और ये कुछ संबंधों की संख्या, ये सारी बातें अभी रह गई हैं जो अगली क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, अब कोशिश यही रहेगी कि अगली क्लास में हम लोग खत्म करें। ठीक है, बाय बाय। वीडियो कॉल भी अब अगली क्लास में ही हो पाएगा, अगली या उसके अगली क्लास में। अभी हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस में क्लास में जो दे रहा हूँ वो करने हैं, आज का QOTD करना है, और रैपिड फायर जरूर से करना है, और DPP अब निपटा सकते हो, DPP नंबर 2 तक कर सकते हो। ठीक है, और मॉड्यूल में प्रारंभ में संबंध तक कर सकते हो। और बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वीडियो कॉल बेटा अब आज नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि अभी दूसरी क्लास का समय हो गया है, तुम्हारा भी और मेरा भी, है ना। मुझे भी अभी एक और क्लास लेनी है, जस्ट पहुंचकर। अच्छे से मज़ा नहीं आएगा, पूरी चीज़ नहीं हो पाएगी। QOTD में भी इसीलिए नहीं डिस्कस करवा रहा हूँ क्योंकि जल्दी मुझे करनी नहीं है, जल्दी कोई घास तो काटना नहीं है जो फटाफट फटाफट काट देंगे। या तो समझ में आएंगी चीज़ें, या फिर अगली क्लास में समझ में। ऐसा कभी नहीं होगा कि समझ में नहीं आई हैं।
ठीक है, चलिए जाओ अभी, बस बस, मैं ठीक हूं, बाय बाय। मंडे को जेई एडवांस का रिजल्ट है, बिल्कुल ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएं, और सबसे